स्टूडेंट, फिर एक बार हम आपके लिए पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर दिल्ली पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स 1 का है और ये हमें जो भेजा है वो हार्दिक नेजा जी ने भेजा है। वो कह रहे थे कि सर हमारा एग्जाम बहुत नज़दीक है, प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा दीजिए। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसमें समय है 3 घंटे का। ये क्वेश्चन पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है और पार्ट ए आज हम शुरू करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। 12 क्वेश्चन वो आपको दे रखे होंगे, 12 में से 10 आपको करने हैं और 10 अगर आपने एग्जैक्ट सही कर लिए तो 20 मार्क्स कंफर्म हो गए। ठीक है जी। तो इसमें जो क्वेश्चन स्टूडेंट मैट्रिक्स का है और स्ट्रेट लाइन से है, सर्किल से है और पैराबोला से है और आपके डिटर्मिनेंट से है, वेक्टर से है, तो सारे के डिफरेंशिएशन से है, सारे के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक से है। और स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आप ऑल इंडिया के किसी भी पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, अगर ये आपके सिलेबस में है, मान लीजिए मैं अभी पहला क्वेश्चन आपसे कराऊंगा मैट्रिक्स का, अगर ये आपके सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको स्किप करके अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन यह पता आपको होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, ये आप पता होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा थोड़ा, वैसे तो मोस्टली कॉमन है, लेकिन हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा सा कोई चैप्टर में अंतर है। जैसे मान लीजिए यूपी में मान लीजिए मैट्रिक्स है, दिल्ली में भी है, लेकिन हो सकता है हरियाणा में ना हो, अप्लाइड मैथ्स में ना हो, अप्लाइड मैथ्स 2 में हो, अप्लाइड मैथ्स 1 में ना हो और अप्लाइड मैथ्स 2 में हो, ऐसा भी होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप अपना तैयारी करिए और वीडियो लेक्चर जब आप देख रहे हैं तो केवल जो आपके सिलेबस में है उस क्वेश्चन को देखिए और जो नहीं है तो उसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5 - 2 4 - 3। 2x2 2 रो है और 2 कॉलम है। रो पड़े में होते हैं, कॉलम खड़े में होते हैं। ठीक है जी। तो 2 तो रो है, 2 कॉलम है और एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की, और ये बोला गया है कि इसका इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए आपको दे रखा है, आपको ए इनवर्स, ए की पावर माइनस होना, ए इनवर्स आपको निकालना है, मतलब ए का प्रतिलोम निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, डिटेल स्टडी अगर आपको मैट्रिक्स की करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके डिटेल स्टडी कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, कैसे इसका इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है और फिर बोला जाए कि इसका इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स जो होता है ना, वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है ए इनवर्स का। तो मींस आपको ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा और ए का एडजॉइंट निकालना होगा, और ए अपॉन डिटर्मिनेंट जो निकलेगा वो यहां रखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए जो निकलेगा वो यहां रखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और ए इनवर्स निकल जाएगा। सिंपल। ये आपको याद होना चाहिए कि ए इनवर्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो भैया सिंपल है ये भी। ये बिल्कुल भी आपको नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल लेक्चर देख लीजिए। ठीक है जी। आपके पास ए दे रखा है, गिवन दैट, जो दे रखा है वो लिख लीजिए पहले। गिवन दैट ए इज इक्वल टू, ए जो है कैपिटल ए मैट्रिक्स होती है। ठीक है जी। ये मैट्रिक्स में क्या होता है, ये डंडे इधर की तरफ मुड़ जाते हैं दोनों तरफ से और डिटर्मिनेंट में खड़े रहते हैं। ठीक है ना, सिंपल, ऐसे नहीं मुड़ते। इस चीज का ध्यान रखना। 5 - 2 4 - 3, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है जी। नाउ अगर मैट्रिक्स दे रखी है तो हमें क्या है, हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि हमें एडजॉइंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो अपॉन में जब 0 आता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम बोलेंगे अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आया, मान लीजिए अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आई, तो हम कहेंगे कि ए इनवर्स निकालना संभव नहीं है। बस यही आंसर होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो फिर एडजॉइंट ए भी निकालेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ए डिटर्मिनेंट, देखो ए क्या है, मैट्रिक्स है, और ए का डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स के ए के दोनों तरफ दो डंडे लगा तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो वो क्या होगा, वो होगा आपका जो मैट्रिक्स दे रखी उसके दोनों तरफ उसके अंदर के नंबर वही लिखो और दोनों तरफ डंडे लगा दो। ये मैट्रिक्स का था, इधर की तरफ मुड़े हुए, अब सीधे डंडे लगा दिए, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गए। ए बराबर मैट्रिक्स तो ये है और डिटर्मिनेंट ये हो गया, बस। अब इसको सॉल्व करो। 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट के टॉप से मल्टीप्लाई करते हैं इधर, फिर बीच में माइनस का चिन्ह और लेफ्ट के बॉटम से मल्टीप्लाई करते हैं इधर, बस। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। लेफ्ट के टॉप से मल्टीप्लाई -3 के साथ, देखो 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -3 के साथ। 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर -3, दोनों ब्रैकेट के अंदर, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर लेफ्ट के बॉटम से इधर, मतलब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -2 के साथ। तो सॉल्व कर दो इसको, ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 और -3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 15 माइनस का 15, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में। फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, 4 और -2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूना 8, माइनस का 8, लेकिन माइनस का 8 यहाँ पे होगा तो माइनस यहाँ ऑलरेडी, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, माइनस का 15 प्लस का 8 कितना होता है, माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 15 ज्यादा है ना, तो माइनस का 7। तो ये माइनस का जो 7 है वो नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है ना। जब 0 नहीं है तो इसका मतलब ए इनवर्स निकालना संभव है, तो एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ के कैसे निकलेगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान से देखिएगा। देखो ऐसा है, जब भी एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो उसमें क्या होता है कि पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं, प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालते हैं और फिर उनका ट्रांसपोज करते हैं। तो उसको ही को, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, जो डेफिनेशन इसकी है, वो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है कि मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही एडजॉइंट ऑफ ए है। नोट कर लीजिए, अगर भूल गए तो टक टक करके 10 सेकंड पीछे जाओ, जो मैंने बोला वो नोट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जब 2/2 की मैट्रिक्स होती है तो एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, केवल 2/2 के लिए काम करता है, ध्यान रखना, ठीक है। एक शॉर्टकट फॉर्मूला काम कर रहा है 2/2 के लिए, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट, जब भी 2/2 की मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है ना, तो जब भी एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो 2/2 की मैट्रिक्स का, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना ध्यान से, हाँ, कि जो मेन डायगोनल है ये वाला, हाँ, लेफ्ट के टॉप से ये वाला, हाँ, ये इसको मेन डायगोनल कहते हैं, इसको, हाँ, इसको मेन डायगोनल कहते हैं और इसको ऑफ डायगोनल कहते हैं। तो जो ये है, ये वाला डायगोनल है, उसके एलिमेंट को आपस में बदल दिया जाता है, और जो ऑफ डायगोनल है उसके एलिमेंट की चिन्ह बदल दिए जाते हैं, बस ध्यान रखना। जो मैंने बोला अब फिर बार बार नहीं बोलूंगा, टक टक करके पीछे चले जाओ, है? देखो मेन डायगोनल के एलिमेंट आपस में बदल दिए जाते हैं, -3 वहां चला जाएगा यहाँ पे, और 5 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, आपस में बदल दिए इनको, ठीक है। और जो ऑफ डायगोनल है उसके साइन बदल दो, जैसे -2 है तो इसका साइन बदलेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 4 है तो साइन बदलेंगे माइनस का 4 हो जाएगा। तो यही आपका इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं इसको, ठीक, ओके। एडजॉइंट ऑफ निकले नाउ, अब देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब आपको पता है ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, -7 है, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये है जी यहाँ पे -3, 2, -4 और 5। अब 1/-7 या -1/7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, ये बाहर है ना, तो मैट्रिक्स के जब अंदर, ध्यान देना, जब भी कोई एलिमेंट हो और उसका अंदर जो कोई अवयव हो, सॉरी कोई भी नंबर हो बाहर, उसका जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना मैट्रिक्स में, तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, और डिटर्मिनेंट में जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल एक रो या एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, ओके, हाँ। तो जब भी बाहर से कोई किसी नंबर का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ होता है, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट के साथ। -1/7 का -3
बट -3 के साथ करेंगे, -1/7 का मल्टीप्लाई अगर -3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/7 हो जाएगा प्लस का, तो 3/7 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। -1/7 का 2 के साथ करेंगे तो माइनस का 2/7 हो जाएगा जी, ठीक है जी। -1/7 का -4 के साथ -4/7 हो जाएगा जी। 5 के साथ करेंगे तो माइनस का 5/7 हो जाएगा जी। तो यही आपका ए इनवर्स है जी। और अगर आपको चेक करना है ये आंसर सही है नहीं, तो ये ए इनवर्स है, ए इनवर्स, हाँ, ए इनवर्स की वैल्यू ही ए है, तो ए और ए इनवर्स का आपस में मल्टीप्लाई करना, तो आपको जो है आई मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, मतलब 1001 मिलना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करना अगर आपको आता है, अभी हम सेकंड क्वेश्चन शायद मल्टीप्लाई का ही है, उसमें पता चल जाएगा, ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करना, तो ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ये होती है आइडेंटिटी, अगर ये आता है तो इसका मतलब ए इनवर्स आपका सही निकला है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इसको समझेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैट्रिक्स का स्टूडेंट, फाइंड द प्रोडक्ट ए इंटू बी ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है और बोला गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, मतलब ए दो मैट्रिक्स का गुणा करो, जैसे आप दो नंबर का गुणा करते हैं ना, दो संख्याओं का गुणा करते हैं, 2 और 3 दो संख्याएं मान लीजिए, हाँ, तो 2 3 6 लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही दो मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लाई होता है। अब वो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं पता है तो डिटेल लेक्चर आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन दैट, गिवन क्या है, हाँ? क्या है गिवन दैट? गिवन है ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है ए 1, -2 3 1, ये ए में 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू 2 -2 1 -4, ठीक है। ये बी मैट्रिक्स, ये भी 2/2 की है, 2 रो 2 कॉलम, और ये भी 2/2 की, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना, तभी इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी 2/2 है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना तभी संभव होता है जब इसका पहले वाले का लास्ट ऑर्डर और ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होता है, जो आगे वाला होता है ना उसका कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होता है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई करना संभव है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका ए बी मैट्रिक्स, ए और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसका जो ऑर्डर होता है वो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, इसका रो और इसका कॉलम होता है, मतलब 2/2। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो भी 2/2 का ही होगा, ये पहले ही कंफर्म हो गया है, ठीक है जी। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी? नाउ मल्टीप्लाई ए एंड बी, तो ए इंटू बी, ध्यान से देखिएगा, डिटेल स्टडी 2/2 का 3/3 का कैसे करते हैं वो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा डिटेल कैसे कैसे होता है। तो ये हम 2/2 का यहाँ पे कर रहे हैं, 1 -2 3 1, ठीक है जी, और 2 -2 1 और -4, ठीक है जी, इज इक्वल टू। अब मल्टीप्लाई करो इनका, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान दीजिए स्टूडेंट। फर्स्ट रो का जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो होती है ना, फर्स्ट रो, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं और इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम आपको जरा बता देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि प्लस में आएगा ना। तो जैसे फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करके, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहाँ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ आएगा, ठीक है जी, बस। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है जी, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, बस हो गया खत्म। तो पहले हम क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट रो है ना, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, जो ये फर्स्ट रो है इसको आप उठा करके, मान लीजिए थोड़ा दिमाग में सोच करके इसको उठा करके फर्स्ट कॉलम के साथ चिपका दो, हाँ। तो चिपकाने का मतलब ये हुआ,
जब इसको इसके साथ चिपकाएंगे तो 1 2 के साथ चिपकेगा और -2 किसके साथ चिपकेगा, 1 के साथ चिपकेगा है। दैट मीन्स कि 1 2 के साथ चिपकेगा, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा। 1 × 2 2 हो गया जी। फिर बीच में प्लस का चिन्ह प्लस आएगा, फिर बीच में क्या आएगा, प्लस। इसका ये इसके चिपकेगा मतलब मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस, फिर -2 किससे चिपकेगा, 1 से, तो -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो -2 × 1 -2। तो यहाँ प्लस तो लिखना ही है सिंपल, लेकिन माइनस आ रहा है तो इसलिए -2 आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, अब ये हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिख दिया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ होगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ होगा तो वो यहाँ पे आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। अब इसको चिपकाना है किसके साथ, इसके साथ। देखो तो 1 का -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 आएगा, ठीक है जी। फिर प्लस का चिन्ह आएगा बीच में और -2 का -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूना 8 -5 प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से अब फर्स्ट रो का काम हो चुका है, फर्स्ट रो का काम हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जो है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ भी हो गया और सेकंड कॉलम के साथ भी हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड कॉलम पे, सॉरी सेकंड रो पे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ चिपका दो, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, 3 दूना 6 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1, ठीक है जी, 1 × 1 है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे ये लिखना है, ठीक है जी। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ, मतलब यहाँ पे आएगा वो, ठीक है जी। तो इसको इसके साथ चिपकाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा तो 3 दूना 6 फिर प्लस बीच में 1 का मल्टीप्लाई -4 के साथ होगा तो 1 × -4 तो इसलिए माइनस आएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। बस हो गया, आंसर आ गया आपका। अब इसको थोड़ा जोड़ लीजिए भैया, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचता है, -2 + 8 कितना होता है, प्लस का 6 होता है, 6 और 1 7 होता है, और -6 और -4 माइनस का 10 होता है, ठीक है जी। हाँ, माइनस में जुड़ जाएंगे ना माइनस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। इस प्रकार से आप बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा टफ जो लगता है स्टूडेंट्स को मैट्रिक्स में वो लगता है प्रोडक्ट कि गुणा कैसे करते हैं 2 मैट्रिक्स का, ठीक है, सबसे ज्यादा टफ ये लगता है। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो मेरी सलाह है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैट्रिक्स का डिटेल लेक्चर, आप क्रम से एक लेक्चर देख लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा, सर आप बार बार डिटेल लेक्चर के लिए क्यों बोलते हैं, तो इसका मतलब यही होता है स्टूडेंट कि अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज तो डिटेल में अगर आप जब देखते हैं तो वहां पे 100% समझ में आ जाता है, इसीलिए हम इसको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से A × B हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सी डिटरमाइन द इंटरसेप्ट ऑन x एंड y एक्सिस फॉर द स्ट्रेट लाइन 3x + 4y - 12 = 0, ठीक है। तो मतलब देखो कई स्टूडेंट यहाँ पे कहते हैं कि सर हिंदी में भी बताइए, तो स्टूडेंट क्या होता है कि इतना समय फिर थोड़ा हमें ज्यादा लगता है कि हिंदी में भी हम लिखें, इंग्लिश में भी हम लिखें, तो मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दिया करूंगा या करता हूं कि करना क्या है इसमें, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक सरल रेखा ये आपको दे रखी है और इसके x और y अंतःखंड ज्ञात कीजिए, इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अंतःखंड या इंटरसेप्ट क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक कोई स्ट्रेट लाइन है, ये L लाइन है, ठीक है जी, ये है, ये स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस को मान लीजिए ए पॉइंट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रही है, ओरिजिन है, एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट मूल बिंदु या ओरिजिन कहलाता है, ठीक है जी। अब इसमें एक्स अंतःखंड और वाई अंतःखंड मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो एक्स इंटरसेप्ट होता है स्टूडेंट जहां पे लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है वहां से लेकर के ओरिजिन तक की डिस्टेंस को जो है एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और जहां पे वो एक्सिस को कट करके वो बिंदु वहां से लेकर के ओरिजिन तक की डिस्टेंस को वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। बस यही एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y
-12 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, अब आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया? तो एक चीज ध्यान देखो, स्ट्रेट लाइन है ना क्वेश्चन, तो स्ट्रेट लाइन है मतलब ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का है, तो आपको अंदाजा आ जाना चाहिए अगर आपने स्ट्रेट लाइन के डिटेल लेक्चर पढ़े हैं तो कि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है। लेकिन नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्ट्रेट लाइन के डिटेल लेक्चर, वहां पे जाके आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। एक्स, हाँ चलिए यहाँ पे आइए, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। देखो, जब भी एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस है पूरी, हाँ, तो ये पॉइंट ए भी एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। तो जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं इस पॉइंट के तो x, y लिखते हैं ना, x, y, और y यहाँ पे हमेशा 0 होता है तो इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 लिखेंगे। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट है ना a, इसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0। x की जगह तो कुछ होगा लेकिन y हमेशा y 0 ही रहेगा, क्योंकि y x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। और x क्या होगा? x जो होगा, जो ओरिजिन से a तक की डिस्टेंस है ना, वो x होगी, वही आपका x इंटरसेप्ट होगा। ये मतलब x निकालना है आपको, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि b के कोऑर्डिनेट बताओ तो b के कोऑर्डिनेट x, y, तो b y एक्सिस पे है b, और y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है। x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो x, y मतलब x तो 0 है, y निकालना है, और y जो निकलेगा वो है y इंटरसेप्ट, वो उसी को y इंटरसेप्ट कहते हैं, मतलब b से लेकर वो तक की डिस्टेंस होगी। अब ये निकलेगा कैसे भैया? देखो, आपको गिवन दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, दे रखी है, क्या दे रखी है? 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपको दे रखी है, ठीक है, ये आपको दे रखी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है। अब आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। तो देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पर एक बिंदु x, y है, सॉरी x, 0 है, x, 0 है कि नहीं, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। या फिर मैं इसको सरल तरीके से बता देता हूं, सिंपल सी बात है, इसको आप समझ लेना कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी हो और बोला जाए कि x इंटरसेप्ट निकालो, तो जब x इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोला जाए तो इक्वेशन में y 0 रख देना, क्योंकि x इंटरसेप्ट निकालना है तो y 0 रख देना, तो x जो निकलेगा वो x इंटरसेप्ट होगा। और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोले तो x 0 रख देना बस। तो 4x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, बस x इंटरसेप्ट निकालना है तो y 0 रख देना इक्वेशन 1 में। तो देखो, 3x प्लस 4 इंटू वाई मतलब 0 रख दो, सॉरी ये 4 है, 4 इंटू एक्स, वाई की जगह 0 रख दिया, -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। एम्प्लाइज 3x, ये तो 0 हो गया पूरा, और -12 बचा, -12 को उधर ले जाओ तो प्लस का 12 हो जाएगा, है ना। और x बराबर क्या हो जाएगा? 12/3 हो जाएगा, मतलब 3 चौको 12, x बराबर 4 आ गया। तो यही आपका x इंटरसेप्ट है। तो ये यहां से यहां तक जो x इंटरसेप्ट आया ना भैया, वो 4 आया है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 आई, तो इसकी जगह x की जगह आप 4 रख सकते हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पर। तो x इंटरसेप्ट निकालना था, 4 आ गया आंसर, ओके। एंड फॉर y इंटरसेप्ट पुट क्या बताओ, क्या y इंटरसेप्ट के लिए या x इंटरसेप्ट के लिए y बराबर 0 रखा, तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या रखेंगे? x बराबर 0, क्योंकि x 0 था ना y इंटरसेप्ट के लिए। इन इक्वेशन 1 में x की जगह 0 रख दो। जब x की जगह 0 रखेंगे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 0 हो गया, 4y बराबर -12 इधर जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा ना, हाँ। तो यहां से आपको y बराबर क्या मिलेगा? 12/4, 4 अपॉन में जाएगा ना, तो 4 3 12, ये 3 जो आया है ये y इंटरसेप्ट है जी। ये क्या है? ये आपका y इंटरसेप्ट कितना है? 3 आ गया जी। तो यहाँ पे y की जगह आप 3 रख सकते हैं, y इंटरसेप्ट 3 आ गया, और x इंटरसेप्ट आपका
4 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। एक इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है स्ट्रेट लाइन की, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन ए मतलब x इंटरसेप्ट कितना आया है 4, तो 4 प्लस वाई बटे वाई इंटरसेप्ट कितना है b मतलब वाई इंटरसेप्ट 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x बटे 4 प्लस वाई बटे 3 बराबर 1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी, यही वाली। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई और अपॉन में 4 12 12 उधर इधर -12। तो एक स्ट्रेट लाइन की बहुत डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स होती हैं, वो भी हमने डिटेल लेक्चर में बता रखी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मींस कि अगर आपको जरूरत है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन स्ट्रेट लाइन के डिटेल लेक्चर जरूर देख लीजिए, उसमें आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा और बहुत कुछ ज्ञान नॉलेज मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डी नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर्ड एट 2, हैविंग रेडियस 6। मतलब एक ऐसे वृत्त की समीकरण बताइए जिसका केंद्र ये है और त्रिज्या ये है। ठीक है, मतलब आपको एक सर्किल इस प्रकार से होगा और एक सर्किल का सेंटर दे रखा है, आपका सेंटर दे रखा है -2, -2 सॉरी +2, हाँ +2, -2, हाँ 2, -2 दे रखा है। और इसकी जो रेडियस है वो C से लेकर P तक, P मान लीजिए पॉइंट P है, वो दे रखी है आपकी 6। ठीक है, तो बोला गया है कि इस सर्किल की इक्वेशन बताइए। ठीक है जी, तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना कि जब सर्किल का सेंटर H, K और त्रिज्या R दे रखी हो, तो जब सर्किल का सेंटर और त्रिज्या हो तो एक इक्वेशन होती है सर्किल की, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर वो आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्योंकि वो आपको याद होना ही चाहिए। अगर वो सर्किल की इक्वेशन आपको याद नहीं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। जब भी सर्किल का सेंटर और रेडियस दे रखा हो तो ये सर्किल की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला ही समझो। हाँ, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ circle when center H, K and radius is R। जब सर्किल का सेंटर H, K और रेडियस R हो तो सर्किल की इक्वेशन ये होती है, हमें पता है क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। ये होती है जी, ये आपको पता होना चाहिए कि ये होती है, याद होना चाहिए भैया, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं याद हो रहा डिटेल लेक्चर कि ये कैसे निकलती है, क्या निकलती है, डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में सर्किल का डिटेल लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, अब ये अगर आपको याद है तो ये लिख दीजिए और फिर बोल दीजिए कि पुट H, K इज इक्वल टू 2, -2 एंड R इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। बस, क्योंकि सर्किल का इक्वेशन आपको पता है और सेंटर की जगह पे आप मतलब H, K था ना सेंटर, तो H की जगह आपने 2, -2 रख देना, R की जगह 6 रख देना है। बस, R की जगह 6 और H की जगह 2, K की जगह -2। H, K है ना 2, -2, तो H की जगह 2 आएगा, K की जगह -2 आएगा। बस, तो आप देखो कैसे रखेंगे, x ब्रैकेट में x -h, h की जगह क्या रखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस y - k की जगह -2 है, तो -2 यहां पे नहीं लिखेंगे सिंपल, क्योंकि -1 ऑलरेडी है, तो माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का 2। इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसे गलतियां आप करते हैं स्टूडेंट, तो गलतियां थोड़ा सा गलती पूरा गलत कर देता आगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे y - k, y माइनस था ना, तो k था यहाँ पे -2, तो -2 और माइनस, यहाँ तो -2 और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना। और होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू R की जगह 6 रख दो, 6 का स्क्वायर कर दो, बस हो गया जी आपका आंसर। यहीं पे भी आप छोड़ सकते हैं और चाहो तो इसको पूरा ओपन कर लीजिए, a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिए और a + b का होल स्क्वायर खोल दीजिए और 6 का स्क्वायर 36 होता है, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, इससे आगे आपके लिए होमवर्क है, चाहो तो आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे, 2 मार्क्स आपको कंफर्म है। ठीक है, मिलेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे तक सॉल्व कर दीजिए। ओके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू 0। मतलब एक पैराबोला परवलय, हाँ परवलय की समीकरण आपको ये दे रखी है और फिर बोला जाता है कि इस परवलय का वर्टेक्स शीर्ष और फोकस मतलब नाभि ज्ञात कीजिए। अब परवलय भैया देखो ऐसा है कि परवलय जो होते हैं ना कई प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं मूल रूप से, जिन और वो भी वैसे तो बहुत सारे प्रकार से, लेकिन मूल रूप से जनरल रूप से अगर देखा जाए जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है उसमें जो है वर्टेक्स जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है ये वाला और एक प्रकार होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस वाई एक्सिस है। एक प्रकार होता है ये वाला, पहले इधर की तरफ एक्स की पॉजिटिव दिशा में मुंह होता है उसका खुला हुआ, कभी जो है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की नेगेटिव दिशा में मुंह खुला होता है, या फिर कभी जो है वाई एक्सिस की ऊपर की पॉजिटिव दिशा में मुंह खुला होता है, या फिर कभी जो है यहाँ पे लिख देते हैं, कभी जो है आपका वाई एक्सिस की नेगेटिव दिशा की तरफ मुंह खुला होता है। ऐसे ऐसे 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन होती है भैया वो होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जनरल इक्वेशन। देखो डिटेल लेक्चर पैराबोला के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। देखो जब y का स्क्वायर होता है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, x एक्सिस की तरफ खुला या बंद हो, मतलब खुला होता है ऐसे, हाँ तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मतलब x की जितना ऊपर उतना नीचे। जब y का स्क्वायर होता है x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, देखो ये दोनों x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और जब x का स्क्वायर होता है तो y एक्सिस के, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ये भी और ये भी। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है तब एक्स का स्क्वायर होता है, जब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है तब एक्स का स्क्वायर होता है। या फिर एक कहें कि जब एक्स का स्क्वायर होता है तो एक्स वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है और ऊपर की तरफ होता है तो माइनस प्लस होता है यहाँ पे आगे, और नीचे की तरफ होता है तो फिर एक्स स्क्वायर बराबर -4ay हो जाएगा। यहाँ पे वो इधर था तो प्लस, यहाँ पे इधर की तरफ माइनस। तो ये किस टाइप का है, इनमें से कोई एक होगा ये, ठीक है जी। कैसे पता चलेगा अब देखिएगा। हाँ दूसरी चीज कि अगर ये वाला पैराबोला बनता है तो इसका जो नाभि होगा ना, नाभि वो होता है a,0, जो ये वाला a है ये a,0, ठीक है जी, a,0 होता है और शीर्ष इसका और 0,0 होता है। वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है इसका, तो इसमें वर्टेक्स सबका 0,0 ही होगा। नाभि इसकी a,0 होगी, इसकी क्या होगी, इसकी इधर साइड हो जाएगी तो -a,0 हो जाएगी। इसकी क्या होगी नाभि, इसकी होगी जी 0,a, क्योंकि x y एक्सिस पे x तो 0 होता है ना, 0,a। इसकी होगी आपकी 0,-a, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो x तो 0 होता है, y आपका जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है -a होगा, ठीक है। अच्छा अब इसका देखते हैं जरा। ये तो चलो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ करवाया कि ये सिंपल होता है, लेकिन डिटेल लेक्चर जरूर देख लीजिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है ना। अच्छा चलो मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसको आप इन फॉर्म में लेके जाइए, जरा कोशिश करिए हम। तो उसमें क्या है, देखो x का स्क्वायर है, इसका मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। x का स्क्वायर है इसका मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक या तो ये होगा या फिर ये होगा, ये वाला तो नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इनमें से कोई एक होगा। लेकिन कौन सा होगा, अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 12y, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 12y। माइनस का किस में आगे लगा हुआ, ये माइनस का 4 हुआ, प्लस का है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। समझ गए बात। हाँ इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इसकी तुलना इससे कर लो, जनरल इक्वेशन से कर लो, ये आपको समझना है। तो इसका जो है ना, इसका जो ग्राफ बनेगा भैया वो ये बनेगा, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ इसका ग्राफ ऐसे बनेगा और जो इसका कोऑर्डिनेट होगा भैया वो होगा 0,-a। नाभि फोकस और ओरिजिन वर्टेक्स जो होगा इसका और 0,0 ही रहेगा, ये आंसर 0,0 है। लेकिन हमें फोकस निकाला 0,-a, माइनस से मतलब a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कंपेयर इक्वेशन 1 विथ
किसके साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसकी तुलना एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि इस रूप में कौन सी इक्वेशन, कौन सा फॉर्म है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिटेल लेक्चर देख लीजिए अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो। अब इसकी तुलना जब इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस है, और तो y का गुणा, y का कोफिशिएंट, और यहाँ y का कोफिशिएंट इसके बराबर होना चाहिए, है ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, -4a है, और इधर क्या है, -12 है, ठीक है जी। माइनस का माइनस कट जाएगा और आपका 4a बराबर 12 हो जाएगा, 4a बराबर 12 हो जाएगा, और a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 12/4 मतलब 3, 4 × 12, a बराबर 12 आ गया। तो इसका मतलब ये है फोकस आपका 0, -3 हो गया, -3, a की जगह 3 रख दो तो -3, ठीक है, a बराबर 3 हो गया ना। देयरफॉर फोकस ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू 0, -a इज इक्वल टू 0, -a की जगह 3 रख दो तो 0, -3 हो गया आंसर। एंड वर्टेक्स इज 0, 0, क्योंकि इसका शीर्ष ये होता है, शीर्ष ओरिजिन पे ही है ना। तो वर्टेक्स 0, 0 और फोकस आपका 0, -3 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। स्टूडेंट अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो इससे ज़्यादा मैं मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा समझाने के लिए कुछ बचता नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता हूँ, मैं नहीं क्या कोई नहीं समझा सकता है शायद। तो यही तरीका है कि आप डिटेल लेक्चर जाके देख लीजिए कि पैराबोला क्या होता है और उसको कैसे कैसे एक एक स्टेप, जब आप एक दो लेक्चर, 2-3 लेक्चर शायद है पैराबोला की प्लेलिस्ट नीचे है, इसमें जाके आप जब इस सीरियल से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट समय भी हो गया है कॉलेज जाने का, तो यहीं पे इसको बाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी ही लेके आएंगे आपके लिए, कल ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए इसको आप समझ लीजिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।